हेलो गाइस, आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर भरत सिंह जी, सीनियर वेटनरी ऑफिसर एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। राजस्थान में इन्होंने बहुत नाम कमाया है न्यूट्रिशन में, इसलिए इनसे पशुपालन पे कुछ बात कर रहे हैं हम, और ये कुछ अच्छे सजेशन अपन को देंगे जिससे कि अपना पशुपालन फायदे का सौदा और कम से कम लागत में एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा प्रोडक्शन अपन को मिल सके। आज अपन बात करेंगे गौशालाओं में कुपोषण और कुप्रबंधन, व्याप्त कुपोषण और कुप्रबंधन पर। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि गौशालाओं में कुपोषण के क्या कारण हैं? देखिए, गौशालाओं में जो कुपोषण है वो नतीजा है जो गौशालाओं में व्याप्त कुप्रबंधन है उसी का ही परिणाम है। गौशालाओं को जो गौशाला प्रबंधन है तो एक तरह से उन्होंने सब्सिडी आधारित एक यूँ कहें कि अगर सरकार से अगर सब्सिडी उनको मिलेगी तो वो गौ सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने गौ सेवा का बीड़ा उठाया है अच्छा। तो उसे कैसे भी करके है ना, आपके पास एक समिति बनी हुई है, उस समिति के जरिए आप जो है चंदा इकट्ठा करके या जो गौशाला को उत्पादक बनाकर आप वहाँ से इनकम जनरेट करके तो गौशाला का जो है संचालन कर सकते हैं। तो जो गौशाला में डेफिशिएंसी है, अच्छा वहाँ चारे और बांटे की बड़ी डेफिशिएंसी है। जी सर। क्वालिटी चारा नहीं होता, पर्याप्त चारा पशुओं को उपलब्ध नहीं हो पाता। हरे चारे की बात करें तो ये मान के अगर मैं मोटा मोटा सर्वे के आधार पे आऊँ तो 10% गौशालाएँ भी हरा चारा नहीं खिला रही। अच्छा। ठीक है ना, तो हरा चारा गौशालाओं से नदारद है। अच्छा। और सूखे चारे की बात करें तो सूखा चारा उतनी मात्रा में नहीं जा रहा जितनी उनको आवश्यकता है। अच्छा सर। फिर रही बात जो है कंसंट्रेट फीड की, जो बांटा है तो बहुत कम गौशालाएँ जो है पशुओं को वहाँ गोवंश को बांटा खिला पा रही है। अगर आप उनको जो है संतुलित आहार नहीं दोगे, संतुलित आहार के घटक क्या है? कंसंट्रेट फीड, ग्रीन फोडर, हरा चारा और सूखा चारा। अगर तीनों अवयव आपके पास गौशाला में नहीं है पर्याप्त मात्रा में जितनी उनकी आवश्यकता है, तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जो कमी के रोग हैं वो आने तय हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ आती है पशुओं में, पशु काल के ग्रास बनते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है निम्न स्तर की इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जा रही है गोवंश में, गौशालाओं में बहुत कमजोर जो है गोवंश है, वहाँ पर दुर्बलता है। और फिर एक्टोपैरासाइट जो हैं बाह्य परजीवी, उनका जो है उन पर आक्रमण हो जाता है। फिर ब्लड प्रोटोजोन डिजीज आती है, तो कई गोवंश काल के ग्रास बन जाते हैं। तो इस तरह से कुपोषण बहुत ज़्यादा गौशाला में व्याप्त है। कुपोषण का पशुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा, और क्या क्या सीधा चीज़ होती है? कुपोषण का सीधा संबंध पशु के स्वास्थ्य से है। जी सर। अगर हम उसको जो है पोषक तत्व डेफिशिएंसी में देंगे, कमी में देंगे, तो जाहिर है कि जो है पशु का जो है शरीर की ग्रोथ नहीं होनी है। अगर छोटे बछड़े हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होनी है। जो जानवर फर्टाइल हो सकता है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। जी सर। उत्पादक जानवर अनुत्पादक हो जाएगा। तो गौशालाओं में उत्पादक जानवर है ही नहीं, ठीक है ना, नाम मात्र के नगण्य हैं उत्पादक जानवर। तो उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो गौशालाओं में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, कुपोषण है, उनको पर्याप्त मात्रा में ग्रीन पाउडर और कंसंट्रेट फीड बांटा नहीं मिल रहा है। तो आप जैसे गौशाला चला रहे हैं उनको क्या सजेशन दोगे कि गौशालाओं के आहार का प्रबंधन है जो उसको कैसे सुधारें? देखिए, गौशालाओं में जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि गौशालाओं को एक सब्सिडी का जरिया ना बनाया जाए कि सरकार से सब्सिडी मिलेगी तो गौ सेवा करेंगे। जो गौशाला है उसको एज ए डेयरी फार्म आप ट्रीट करें। जो गौशाला प्रबंधन है वो उसको उत्पादक बनाए। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट आएगा, सस्टेनेबल बनेगी गौशाला, तो सस्टेनेबल बनाकर ही जो है गौशाला को हम जो है आगे चिरस्थायी रूप से और गोवंश जो है उनका स्वास्थ्य, उनका जो है प्रजनन और उनका उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि गोवंश को, जो अनुत्पादक गोवंश है उनको जो है उत्पादक बनाया जाए। ऐसी गायों का चयन करें जो फर्टाइल हो सकती हैं, या उनको फर्टाइल बनाएं हम पोषण देकर और जो डॉक्टर हैं उनसे उपचार कराकर। तो कई गौशालाएँ जो है उसमें उत्पादक बनने लायक हैं। तो
तो उनको डेयरी पर्पज से हम जो है पाला जाए। छोटे बछड़े बछड़ी हैं गौशाला में, उनका जो है पोषण शुरू से वैसा रखा जाए। उनको काफ स्टार्टर, हीफर राशन इन पर लाया जाए ताकि अच्छी गाय बन सके। तो अच्छा। उत्पादक बनाकर हम गौशाला को के खर्चे गौशाला से निकाल सकते हैं। गौशाला में जो है गोबर एक बहुत बड़ा कमोडिटी है। अच्छा। दूध के बाद अगर जो उप उत्पाद है गोबर, तो गोबर से कई चीज़ें वहाँ बनाई जा सकती है। गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट वहाँ बनाकर बेच सकते हैं, तो गौशाला की इनकम जनरेट होगी। और गौशाला में बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, वहाँ जो गौशाला में ईंधन है उसकी पूर्ति हो सकेगी, और जो स्लरी निकलेगी वो गौशाला के फॉडर कल्टीवेशन में काम आएगी, या उस स्लरी को आप बेचकर और गौशाला में इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कई चीज़ें करेंगे तो गौशाला जो है उत्पादक बनेगी। उससे फंड की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फंड गौशाला का डिपेंडेंट भी नहीं आएगा। रहेंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर। बिल्कुल। और फंड की कमी के कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती है आपके हिसाब से? फंड की कमी यही है कि जो प्रबंधन है वो पूर्णतः ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, गोवंश को उपजाऊ नहीं बना पा रहा है, तो उत्पादक नहीं होगा तो दूध से तो जो है आय, जो दूध से इनकम जनरेट ना होनी है। दूध से इनकम जनरेट नहीं होगी, गौशाला फंड कहाँ से लेगी फिर? ना दूध से इनकम जनरेट है, ना गोबर से इतना इनकम मिल रहा है उनको। अगर गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट या बायोगैस प्लांट के जरिए अगर इस्तेमाल करें तो वहाँ से फंड जनरेशन हो सकता है। जी सर। और कुछ हीफर्स को हम तैयार करके, और अगर उनको बाहर पशुपालकों को भी उपलब्ध करवाएं, अच्छी नस्ल की जो है हीफर्स अगर गौशाला में है, या जो है नस्ल सुधार जो ब्रीडिंग प्रोग्राम गौशाला में चलाकर, और वहाँ अच्छी नस्ल के जो काफ लेके, काफ से हम हीफर बनाएंगे, और हीफर से फिर जो है अच्छी गाय बनेगी। अच्छा। तो उन अच्छी गायों को जो गौशाला का उत्पादन बढ़ाने में काम आएगी, और अच्छी गाय जो है बाहर भी सेल करके और इनकम जनरेट की जा सकती है गौशाला की। अच्छा। तो फंड की कमी यही चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, इसी वजह से फंड की कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि गौशालाओं में संतुलित आहार कैसे सुनिश्चित करें, ये कैसे किया जाता है? गौशाला में ड्राई फॉडर अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ड्राई फॉडर की जो उपलब्धता वो पर्याप्त मात्रा में की जाए। पर्याप्त मात्रा का मतलब ये है कि पूरे 12 महीने, साल के 12 महीने जो है ड्राई फॉडर वो पर्याप्त रहे, ग्रीन फॉडर अवेलेबल रहे, और कंसनट्रेट फीड भी उनके पास अवेलेबल रहे। कई बार सिर्फ ड्राई फॉडर पे गाय जो है पाली जाती है, ना ग्रीन फॉडर होता ना कंसनट्रेट फीड होता। तो सारे जो घटक हैं बैलेंस फीड के, एक संतुलित आहार के, वो वहाँ पर मौजूद रहें, तो सुनिश्चित करें वो कि उनके पास जो है सूखा चारा, हरा चारा और जो है बांटा पर्याप्त मात्रा में हो, गोवंश के हिसाब से कि उनके पास कितना गोवंश है, उनको कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से वो अपना जो है एक प्रबंधन करें, समुचित प्रबंधन करें, ताकि गौशालाओं का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि रोग और कुपोषण का क्या संबंध है? रोग और कुपोषण, देखो कुपोषण आएगा तो रोग आने तय हैं। डेफिशिएंसी होते ही, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो, ये तो बात की चीज़ें हैं। गौशाला में जो पशु हैं, गोवंश है हमारे, वहाँ ऊर्जा और प्रोटीन की बेहद कमी है उन पशुओं में। तो सारी चीज़ें वहाँ डिफिशिएंट हैं, तो इम्यूनिटी कमज़ोर, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, तो रोग आने तय हैं। डेफिशिएंसी डिजीज आएगी, तो इस तरह से डेफिशिएंसी वहाँ मतलब ज़्यादातर पशुओं में देखी जाती है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि सरकारी निगरानी की भूमिका क्या है गौशालाओं में? देखो समय समय पर सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो है सर्वे भी होता है, गौशालाओं का निरीक्षण भी होता है, गौशालाओं का जिला स्तरीय कमेटी बनती है, और जो तहसील स्तरीय कमेटी है, तो इनके द्वारा गौशाला का औचक निरीक्षण भी किया जाता है और भौतिक सत्यापन भी होता है। लेकिन ये जो है एक रेगुलर नहीं है कि रोज़ का सुपरविजन नहीं होता है, ये जो है पीरियडिक होता है। तो रोज़ तो गौशालाओं पर पकड़ है नहीं कि भाई रोज़ वहाँ का काम देख सके, तो
तो ये समितियां जो है समय समय पर बीच बीच में वहाँ पर जाकर निरीक्षण करती है। तो उस दौरान तो व्यवस्थाएं जैसे तैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वही जो है अव्यवस्था वहाँ फैल जाती है और वो प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या सजेशन दोगे कि ये करना ज़्यादा उचित रहे थोड़ा? अब इसमें प्रयास करें कि सरकार जो है जो सब्सिडी दे रही है जी तो उसका ठोस आधार होना चाहिए, कि वो सिर्फ एक दिन के परीक्षा जो भौतिक सत्यापन के आधार पे सब्सिडी ना होकर कोई उसका ठोस बेस होना चाहिए। वहाँ 365 दिन गोवंश ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा, जी उनको सर। वो चारा पाटा खिला रहे कि नहीं खिला रहे हैं, ठीक है, और गोबर का समुचित प्रबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कई चीज़ों को देखकर वो सब्सिडी रिलीज की जाए। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि एनजीओ की क्या भूमिका हो सकती है गौशालाओं में, और पशुओं में कुपोषण रोकने के क्या उपाय करें गौशालाओं में? पशुओं में कुपोषण रोकने का के यही उपाय है कि उनको संतुलित आहार दें, चारे बाटे की समुचित व्यवस्था हो, हरा चारा हो, सूखा चारा हो, और जो है बाटा पर्याप्त मात्रा में संतुलित बाटा उनके पास होना चाहिए, और पशु की आवश्यकता के अनुसार उनको खिलाएं। पशुओं को जो है कैटेगरीज में अलग अलग ग्रुप में बांट दें। जो गाय दूधारू गायें हैं उनको पृथक से उनकी व्यवस्था हो खाने पीने की, जो हीफर्स हैं उनकी व्यवस्था अलग हो, बछड़े छोटे बछड़े हैं उनकी व्यवस्था अलग हो, और जो नंदी बुल वगैरह है उनकी व्यवस्था अलग से हो। तो इस तरह से कैटेगराइज करके उनका जो है पोषण प्रबंध करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कर दिया। और चारे बाटे की समुचित व्यवस्था के साथ गौशालाओं में जो लीक्स हैं, ब्रिक आती है, मिनरल ब्रिक, मिनरल मोलासेज ब्रिक आती है, तो उनकी व्यवस्था हो ताकि एनर्जी और जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी दूर हो। जब चाहे पशु उनको चाट ले तो लीकिंग ब्रिक्स आती है गौशालाओं में, वो जगह जगह रखवा दें। दूसरा जो नमक है, नमक की रॉक्स आती है, रॉक साल्ट, उनके टुकड़े भी हम वहाँ मेंजर में डाल सकते हैं। जो अपना बाटे की जो नाद है चारे बाटे की, तो वहाँ वो टुकड़े वहाँ, तो वो जो पशु है चाटते हुए उनको मिनरल डेफिशिएंसी जिन पशुओं में है तो वो पूर्ति करेंगे। तो इस तरह के जैसे सर्दियों में गुड़ जो है, एक्स्ट्रा गुड़ उनको एनर्जी सोर्स के रूप में हम दे सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से हम कुपोषण को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयास है, अगर ये करते हैं छोटे तो, छोटे प्रयास हैं तो इस तरह के, लेकिन इनको अगर रेगुलर यूज करते हैं तो काफ़ी हद तक मिनरल मिक्सचर सुनिश्चित हो कि मिनरल मिक्सचर हम जो है कंटिन्यू पशुओं को वहाँ दें जो है बाटे के साथ। TMR फीडिंग हो तो और भी बढ़िया है गौशालाओं में। जी सर। तो इन उपायों के माध्यम से हम गौशाला में जो व्याप्त कुप्रबंधन है, पोषण कुप्रबंधन, उसको हम दूर कर सकते हैं, और जो डेफिशिएंसी डिजीज है, जो कमियों के कारण रोग हो रहे हैं, उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।